ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का 11th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ हमें फॉर्मूलेज जो हैं वो पता होना जरूरी है। जैसे सबसे पहले फाई का जो फॉर्मूला है, फाई हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस। ई भी वेक्टर फॉर्म में होता है और डी एस भी वेक्टर फॉर्म में होता है। ठीक है, सेकंड जो फॉर्मूला है फाई का वो यही होता है, सेम टू सेम ये फॉर्मूला, बस एक क्लोज सरफेस के लिए हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी ओपन सरफेस के लिए, और अगर जब हम इंटीग्रेशन में से सर्कल लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है जो फाई हम निकाल रहे हैं वो किसी क्लोज सरफेस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, एक और जो फॉर्मूला होता है फाई का अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉस थ्योरम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला हो गया फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 12। यूनिट होगी इसकी, यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, और बस ये इतने से ही फॉर्मूले हैं जो आज हमें पता होना जरूरी है ताकि हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स generated due to generated by 1 कूलम चार्ज। मतलब कि हमें 1 कूलम चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती है वो फाइंड आउट करना है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती हैं। मतलब इनडायरेक्टली वो हम सब कह रहा है कि फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, किसकी वजह से, 1 कूलम चार्ज की वजह से। तो सीधा गॉस थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला था Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम में रखनी है और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के अच्छा चाहे तो आप इसको एप्सिलॉन नॉट की पावर -1 ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर इसकी जो वैल्यू है वैल्यू फॉर्म में भी रख सकते हैं, दैट इज 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -12, और इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। मतलब 1 के अपॉन में जब इसको रख के सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा आपका 1.13 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 11, और फ्लक्स की यूनिट क्या बताइए आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये फ्लक्स की यूनिट होती है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई थिंक पहला क्वेश्चन बड़ा इजी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -5 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज पासिंग थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। हमारे पास जो सरफेस है वो स्फेरिकल है, और गॉसियन सरफेस मतलब इसके ऊपर हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। और जो गॉसियन सरफेस हम कंसिडर कर रहे हैं स्फेरिकल, उसकी जो रेडियस है 20 सेंटीमीटर है, एंड चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर, और चार्ज जो इसके सेंटर प्रेजेंट है। तो क्या कंडीशन हो रही है, मान लो स्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कोई चार्ज Q प्रेजेंट है। ठीक है, और इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 इंटू 10 टू द पावर -3, और आगे इसकी यूनिट लिख देंगे हम। ठीक है, अब यूनिट नहीं लिख पा रहे हैं इधर स्पेस कम है, लेकिन यूनिट कितनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फाइंड अ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगेन गॉस थ्योरम का हम यूज करेंगे, फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो Q इज इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, फाई की वैल्यू कितनी गिवन है, -5 इंटू 10 टू द पावर -3, सॉरी +3 है, -5 इंटू 10 टू द पावर 3, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने आपको बताई थी, 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -12। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हो जाएगा -44.27 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -9, और यूनिट किस में होगी, कूलम में, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इफ इसी का सेकंड पार्ट में, इफ द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल्ड देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। अब आपको पता है यहाँ पे कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू E
मल्टीप्लाइड बाई डी एस। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ई डॉट डी एस आता है, ई डॉट डी एस, तो यहाँ पे अगर हम एरिया की वैल्यू डबल कर दें, एरिया की वैल्यू डबल कर दें तो फ्लक्स भी डबल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम एरिया की वैल्यू डबल कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे देखिए कि यहाँ पर कोई हमारे स्फेरिकल ये कोई सरफेस है, ठीक है, अगर हम इसका एरिया डबल कर रहे हैं मतलब हम थोड़ा सा सेंटर से दूर जा रहे हैं। सेंटर से अगर हम दूर जा रहे हैं तो बताइए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। भले ही सरफेस एरिया बढ़ रहा हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। और फाई का जो हमारा फाइनल फॉर्मूला था गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली वो होता है फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। और आप इसमें देख रहे होंगे कहीं पे भी एरिया नहीं आ रहा है, मतलब कि फ्लक्स एरिया पर डिपेंड नहीं करता सरफेस के, ना ही डिपेंड करता है वो कितनी दूर है, ठीक है, पास हो चाहे दूर हो। फ्लक्स अगर क्लोज सरफेस है मतलब कि क्या कर रहे हैं हम कि जैसे एक कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, एक छोटी सी सरफेस बना लेते हैं इसके आसपास, जो फ्लक्स इस सरफेस से पास हो रहा है वो फ्लक्स इस बड़ी सरफेस से भी पास हो रहा है और वही फ्लक्स इतनी बड़ी सरफेस से भी पास हो रहा है, ठीक है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेंगी वो सभी सरफेस से सेम पास होने वाली है, चाहे वो दूर हो चाहे पास हो, और इन्हीं नंबर्स को ही हम क्या कह रहे हैं, फ्लक्स कह रहे हैं। इसलिए फ्लक्स की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम। तो इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 1 mole of alpha particles are trapped inside a closed box। एक कोई बॉक्स आप कंसीडर कर सकते हैं, चाहे क्यूबिकल हो क्यूबॉइडल हो, कैसा भी बॉक्स आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके अंदर 1 mole अल्फा पार्टिकल ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द अल्फा पार्टिकल। अब हमें क्या पता करना है, इन अल्फा पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कितने मोल है, 1 मोल है। अब बताइए एक जो अल्फा पार्टिकल होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 2e के इक्वल चार्ज होता है, ठीक है, प्लस में चार्ज होता है इसके ऊपर, अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है प्लस 2e के इक्वल होता है। ये तो एक अल्फा पार्टिकल पे हो गया। हमारे पास कितने हैं, n अल्फा पार्टिकल है, n अल्फा पार्टिकल, n स्टैंड फॉर अवोगाड्रो नंबर, और अवोगाड्रो नंबर जो होता है वो 1 मोल के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब हमारे पास 1 मोल अल्फा पार्टिकल है तो उनकी वजह से जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 2e का मल्टीप्लाई करा देंगे हम n से, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल की वजह से 2e है तो इतने अल्फा पार्टिकल की वजह से क्या हो जाएगा, 2e इंटू n है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतनी होता है। और na मतलब अवोगाड्रो नंबर, इसकी वैल्यू होती है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो चुका है, चार्ज की वैल्यू आ चुकी है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है, तो इसको हम डिवाइड करा देंगे 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 12 से। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 5, मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको पूरा सॉल्व करना, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास, चलो 10 की पावर हम सॉल्व कर देते हैं, -12 है तो ये हो जाएगा -7 और 23 -7 सोल्व करेंगे तो ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 अपॉन में 8.85 और 10 टू द पावर -7 23, तो बचेगा 10 टू द पावर 16, 10 टू द पावर 16, ठीक है। जब आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लोगे तो 1.66 ये 1.66 8 पॉइंट समथिंग ही कुछ होगा, तो 8.9 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा। तो इसका जब आप कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाना चाहिए आपका 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 16, और जो फ्लक्स की यूनिट होती है वो होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा 5 का आंसर आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, क्या करा हमने, सिर्फ 1 मोल अल्फा पार्टिकल की वजह से चार्ज निकाल लिया और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करा दिया। देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इतना ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एक्स नहीं, यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन क्योंकि इसके अकॉर्डिंग है, साइड ए, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इज, मतलब कि एक कोई क्यूब है, ठीक है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। कोई क्यूब है हमारे पास, ये हमने क्यूब बना लिया, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से ये हमने क्यूब बना लिया, ठीक है। इस क्यूब के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है वो कितना प्रेजेंट है, क्यूब, इसकी जो साइड है वो कितनी है, ए, तो पता नहीं इससे सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना हो रहा है, ठीक है।
तो फ्लक्स आपको पता है किसी भी क्लोज सरफेस हो उसके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि कितना कैसी इसकी शेप है, इसके सरफेस कैसी है। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दे, ये क्या चेंज कर दे, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब, वन फेस ऑफ क्यूब। अब इसको कर देता है, ठीक है, एक फेस का हमें पता करना है किसकी, क्यूब की। तो क्या होगा, तो मान लीजिए वो जो फेस है जिसकी वजह से हमें फ्लक्स पता करना है, वो इस साइड वाली फेस है जिसकी वजह से हमें फ्लक्स पता करना है। तो बताइए टोटल फेसेस कितनी है, अरे क्यूब की जो फेसेस होती है टोटल 6 फेसेस होंगी। कैसे, 1 2 इधर 3 4, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, इस तरह से 4 वॉल्स हो जाएंगी इसकी, एक ऊपर वाली रूफ हो जाएगी, एक नीचे बॉटम पे हो जाएगा। ठीक है, हमें केवल एक फेस से पता करना है। तो जो टोटल फ्लक्स है 5, ठीक है, वो 6 ही फेस से जा रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्योंकि सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और अगर मान लो हमें एक फेस का पता करना है तो हम क्या कर देंगे, इसको 6 से केवल डिवाइड करा देंगे। तो 5 की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। इस केस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यूनिफॉर्मली ना रखा होता, मतलब कि जो चार्ज है अगर सेंटर पर ना रखा होता, हमें यहाँ पे इसमें दे रखा है कि सेंटर पे, ठीक है, अगर सेंटर पे ना रखा होता तो हम इस केस में डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब इस केस में जो आंसर होगा वो ये वाला आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर जो था पहले वाले केस के लिए था, और सेकंड केस के लिए जो आंसर है वो Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा किस तरह से इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है ये। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एन ओपन एंड ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, इस तरह से सिलेंड्रिकल वेसल है, हम 2D में नहीं बना पा रहे हैं। मान लो सिलेंड्रिकल वेसल है तो हम किस तरह से बना रहे हैं इसको, ये हमारा सिलेंड्रिकल वेसल हो गया। ठीक है, बॉटम से इसका सिलेंडर ने बता दिया। ठीक है, अ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल इज, इसकी सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमें पता करना है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो सिलेंडर है वो पूरी तरह से नहीं बना हुआ है। ठीक है, आधा कुछ बना हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि इसको है ना पूरा बनाने की कोशिश करते हैं। जितना पोर्शन यहाँ पर है उतना ही पोर्शन हम ऊपर पे बनाने की कोशिश करते हैं, ड्रॉ करते हैं इसको। ठीक है, तो जो लेंथ यहाँ पर प्रेजेंट है वही लेंथ हम यहाँ पर भी बना देते हैं। ठीक है, वही लेंथ यहाँ पर भी बना देते हैं। अगर मान लो सिलेंड्रिकल कोई सरफेस नीचे की साइड प्रेजेंट है तो सिलेंड्रिकल सरफेस हमने ऊपर की साइड भी बना दी। ठीक है, अब आपको ये कंप्लीट सिलेंडर लग रहा होगा, इस तरह से कंप्लीट सिलेंडर बन गया है। अब किसी भी शेप की कोई सी भी बॉडी हो, क्लोज सरफेस होना चाहिए। अगर क्लोज सरफेस है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपको पता है। ठीक है, लेकिन हमें जो फ्लक्स पता करना है इस बॉटम वाली सरफेस जो ब्लू कलर से बनी है इस सरफेस पे पता करना है, जो कि हाफ पार्ट है इस सिलेंडर का। आपको दिख रहा होगा ये ऊपर वाला एग्जैक्टली तो नहीं बना है, लेकिन मान लो कि जो दोनों साइज है वो इक्वल साइज के हैं, तो जितना फ्लक्स ऊपर वाली सरफेस से पास हो रहा है उतना ही फ्लक्स नीचे वाली सरफेस से पास हो रहा है। तो नीचे वाली सरफेस से कितना हो रहा होगा, टोटल का आधा। तो जो टोटल फ्लक्स है इसको हम डिवाइड कर दे 1/2 से, तो हमारा फ्लक्स का आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है सी वाला। ठीक, समझ में आ गया आपको किस तरह से करा हमने क्या करा है कि हम इस वाले केस में सिर्फ जो ब्लू वाला बना हुआ है इस केस में हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे कि कितना फ्लक्स पास होगा। तो हमने क्या करा, इमेजिनरी एक सिलेंडर बना लिया जो ऊपर की साइड बनेगा और उसी शेप और साइज का बनेगा जितना नीचे की साइड है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंप्लीट सिलेंडर बना लिया। इस कंप्लीट सिलेंडर से जो फ्लक्स पास होगा वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें तो पता करना है केवल इस बॉटम वाले सिलेंडर से, तो हमने क्या करा, उसका हाफ कर दिया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट का हाफ कर दिया। इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a बाय 2, डिस्टेंस a बाय 2 above the center of the horizontal square surface of edge A। हमारे पास एक स्क्वायर सरफेस है, ठीक है, जिसकी एज कितनी है a। इसके सेंटर से a बाय 2 डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली अबव जाएंगे, तो a बाय 2 डिस्टेंस पे कोई चार्ज प्रेजेंट है Q। हमें क्या पता करना है, फ्लक्स पता करना है सरफेस से पास होने वाला, किसकी वजह से, इस चार्ज Q की वजह से। देखिए ये क्वेश्चन भी कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है, हमें इमेजिनरी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट करना होगा। कैसे करेंगे कि जैसे ये कोई एक स्क्वायर सरफेस है, तो मान लो कि स्क्वायर सरफेस चारों वॉल के फॉर्म में इसके आसपास और एक ऊपर की तरफ है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा इधर से बनाते हैं, तो थोड़ा सा इनको भी छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे आपको। ठीक है, इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया इसका। अब आपको दिख रहा होगा कि ये क्यूब बन गया हमारा, और क्यूब की जो बॉटम सरफेस है केवल यही है, बाकी जितनी हमने रेड कलर से एजेस बनाई हैं इसकी वो सारी की सारी इमेजनरी हैं। तो हमें केवल फ्लक्स इस सरफेस की वजह से पता करना है। अब आपको पता है एक क्वेश्चन हम इस तरीके कर चुके हैं कि जो टोटल फ्लक्स होता है क्यूब का वो क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, टोटल 6 फेसेस होती हैं इसकी, लेकिन हमें केवल एक ही फेस की वजह से पता करना है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। और ये किस पर डिपेंड नहीं करेगा, कितना एरिया इसका कहाँ पर रखा हो, बिल्कुल उस पर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, a/2 डिस्टेंस पे, मतलब कि देखिए इसकी जो लेंथ है एज की वो a है, आधी डिस्टेंस है, एज a है, इसकी आधी डिस्टेंस है, मतलब कि ये सेंटर पर रखा हुआ है, किसके, क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है, इसलिए हम ये आंसर निकाल पाए। अदरवाइज हम उसको दूसरी तरह से आंसर निकालना होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर ऑफ रेडियस r। एक हमें स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस कितनी गिवन है, r, ड्यू टू द चार्ज ऑफ 10⁻⁻7 कूलम, 10⁻⁻7 कूलम, एंड एट द सेंटर, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, एट द सेंटर, एंड अनदर इक्वल चार्ज एट अ पॉइंट 2r अवे फ्रॉम द सेंटर। एक और चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, 10⁻⁻7 कूलम है, जो सेंटर से 2r डिस्टेंस पर है। अब देखिए अगर r डिस्टेंस से कम पर होता मतलब कि वो स्फीयर के अंदर ही होता, ठीक है, लेकिन 2r डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, मतलब रेडियस से डबल डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, मतलब किसके बाहर चला गया, इस क्लोज सरफेस के बाहर चला गया। अब आपको पता है कि जब भी हम गॉस थ्योरम लगाते हैं तो एक क्लोज सरफेस के लिए लगाते हैं, और उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज प्रेजेंट होता है फ्लक्स उसकी वजह से होगा। आउटसाइड अगर मान लो कोई चार्ज प्रेजेंट है तो उसकी वजह से टोटल फ्लक्स कुछ भी नहीं होगा, या हम कहते हैं जीरो हो जाएगा। रीजन क्या है, जितना फ्लक्स अंदर आएगा उतना ही फ्लक्स कहाँ चला जाएगा, बाहर निकल के चला जाएगा। अगर कोई चार्ज अंदर प्रेजेंट है तो उससे फ्लक्स देखिए हमेशा बाहर ही निकल रहा है, यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर। अगर मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ, चलो दूसरे पेन से बनाते हैं। ये मैं लाइन जो बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ, ठीक है, चलो सॉलिड बना दें। इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हैं, देखिए सभी जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, तो फ्लक्स भी कहाँ जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब बताइए इस चार्ज की वजह से क्या फ्लक्स इनसाइड आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मान लो इधर से ये लाइन जा रही है तो जैसे इंटर करती है वैसे बाहर लीव भी कर जाएगी, ठीक है, अंदर इंटर करती है तो लीव भी कर जाएगी, इंटर करती है तो लीव भी कर जाएगी, ठीक है। कोई सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख लो, अगर इस सरफेस के अंदर इंटर कर रही है तो यहाँ से क्या हो रही है, बाहर निकल भी जा रही है, तो टोटल फ्लक्स आया और गया सब कुछ बराबर हो जाएगा। मतलब इस चार्ज की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा, जो भी फ्लक्स होना है केवल अंदर वाले चार्ज की वजह से होगा। तो फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जो वैल्यू है वो है 10⁻⁻7 और अपॉन में है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 होती है, ठीक है। अगर हम इसको साइड में रख दें तो 1 बाय जो भी कुछ क्वांटिटी अपॉन में लिखी है, इसकी वैल्यू हमने शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था, 1.13 इंटू 10⁻11, ठीक है। इसको सॉल्व करना है 10⁻⁻7। जब इसको कंबाइंडली सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू है फाई इज इक्वल टू, आंसर आएगा 1.13 मल्टीप्लाई बाय 10⁴, और यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। इस क्वेश्चन को कराने का मेन एम ये था कि आपको बताया जा सके कि जो भी फ्लक्स होगा वो इस क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट होने वाले चार्ज की वजह से होगा। अगर कोई चार्ज आउटसाइड प्रेजेंट है तो उसकी वजह से नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसलिए केवल हमें इनसाइड जो चार्ज प्रेजेंट है उसी को ही कंसीडर करना है, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन गिवन है काफी अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन गिवन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द एडजेसेंट फिगर, यहाँ पे फिगर हमें गिवन है आर ई एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से वेरी हो रही है, अल्फा x टू द पावर 1/2, ई वाई और z इज इक्वल टू 0, मतलब y और z डायरेक्शन कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल x डायरेक्शन में है। इन विच अल्फा इज इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर टू द पावर 1/2, मतलब कि अल्फा की जो वैल्यू है यहाँ पे जो कांस्टेंट दे रखा है उसकी वैल्यू में दे रखी है। कैलकुलेट, पहली चीज क्या है, द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, मतलब इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो। सेकंड है द चार्ज विद इन द क्यूब, इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है वो फाइंड आउट करना है। अज्यूम दैट a इज इक्वल टू 0.1 मीटर। अब पहले मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ये अपने पास क्यूब है जिसकी एजेस कितनी है, ए मीटर गिवन है, और ये जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन से भी एक्स एक्सिस में ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ए है, इसकी एज भी कितनी है ए, तो ये वाली जो सरफेस है नियर वाली, अब आप अज्यूम करें कि ये मेरा जो पॉइंट है, इमेजिन कर लेना कि ये क्या है, ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस हो गया, इधर की डायरेक्शन हम जा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, और ये आपकी तरफ जो आता हुआ एक्सिस है ये जेड एक्सिस हो गया है, ठीक। अब आप अजम्पशन ले कि यहाँ पर हमने क्यूब बना दिया है, ठीक है, इस तरह से ये 4 वॉल्स ही हो गई हैं और इस तरह से इधर की 2 वॉल्स ही हो गई, तो इस तरह से हमने क्या बना दी, क्यूब बना दिया। ओरिजिन से इधर वाली जो सरफेस है, देखिए 2 सरफेस है, यहीं से फ्लक्स पास हो सकता है, ना तो वाई डायरेक्शन ना ही जेड डायरेक्शन, इन दोनों डायरेक्शन में कोई फ्लक्स की वैल्यू नहीं है, मतलब कि ना तो वाई एक्सिस, मतलब कि ना तो ऊपर वाली और बॉटम वाली सरफेस से कोई फ्लक्स पास हो रहा है, ना ही जेड एक्सिस, मतलब कि ना तो मेरे साइड वाली और आपके उस साइड वाली सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा। फ्लक्स अगर मान लो कोई पास हो रहा है तो इन दोनों सरफेसेस से पास हो रहा है, जो कि जेड एक्स एक्सिस में ही आगे बढ़ रही है। अब ये वाली सरफेस की बात करें, हम पहली वाली जो सरफेस है ओरिजिन के सबसे पास में रखी हुई है, वो ए डिस्टेंस पर है, ठीक है, फिर एक और सरफेस और है, दोनों सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस भी ए है, तो ओरिजिन से दूर वाली सरफेस की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2a। समझ में आया? तो डायग्राम में समझिए आप कि यहाँ पे क्या हुआ है कि ये ओरिजिन हो गया हमारे पास O, ठीक है, ओरिजिन है O, ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है a, और ये जो पॉइंट हो गया इसको हम नाम देते हैं a, इसको नाम देते हैं b, तो जो b पॉइंट है ओरिजिन से है वो 2a डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ठीक। हमें जो फ्लक्स फाइंड आउट करना है वो इन दोनों सरफेसेस से फाइंड आउट करना है। ये जो मैं रेड कलर से शेडेड कर रहा हूँ, एक तो इधर वाली सरफेस हो गई है और एक इधर वाली सरफेस हो जाएगी, इन दोनों सरफेस से हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्लक्स फाइंड आउट करना है। और जो ऊपर टॉप पे और बॉटम पे सरफेस है और जो फ्रंट में और बैक में सरफेस है, यहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखी हुई है। आपको बताया था मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर कोई सरफेस पैरेलल रखी हो तो वहां से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, आपको कैसा रखना होगा, परपेंडिकुलर रखना होगा। तो देखिए यहाँ से एक्स डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और ये उसके परपेंडिकुलर सरफेस रखी हुई है, तो यहीं से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। वो किस तरह से पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है हमें, E इक्वल टू अल्फा x टू दी पावर 1/2, इस तरह से वेरी होता है, ठीक है। अब x मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। पहली वाली जो सरफेस है वो ओरिजिन से a डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लेफ्ट वाली सरफेस के लिए हो जाएगा अल्फा a टू दी पावर 1/2। समझ में आया? अरे x मतलब डिस्टेंस है और डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से इस लेफ्ट वाली सरफेस की a, तो हमने x के प्लेस पे क्या रख दिया a। अब आपको पता है फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है EDS cos थीटा, होता है या नहीं, ठीक है। E की वैल्यू क्या है, अल्फा a टू दी पावर 1/2 और ds मतलब इस सरफेस का एरिया। अब बताइए ये स्क्वायर सरफेस है जिसकी लेंथ विड्थ हाइट सभी कुछ क्या है, a है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, a स्क्वायर हो जाएगा क्या। अब एक और चीज, ये जो सरफेस है, ठीक है, वापस आप इमेजिन करें हमारे पास ओरिजिन था, इधर वाली सरफेस थी, इधर वाली सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो आउटवर्ड ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ओरिजिन से इधर की डायरेक्शन में और जो नॉर्मल जा रहा है वो इधर की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का हो चुका है, 180 डिग्री का हो चुका है। तो यहाँ पे हम cos 180 रख देंगे, cos 180। समझ में आया आपको हमने cos 180 क्यों रखा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन से आ रही है तो वो एक्स डायरेक्शन में आगे प्रोसीड कर रही है, ठीक है। और सरफेस से जो नॉर्मल है, नॉर्मल आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो वो जाएगा ओरिजिन की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन से दूर और जो नॉर्मल है वो ओरिजिन की तरफ, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए हैं, जिसकी वजह से एंगल है 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री जो होता है माइनस होता है, तो माइनस अल्फा a टू दी पावर 1/2 a टू दी पावर 2 कंबाइन कर देंगे तो a टू दी पावर हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है अल्फा फॉर लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट वाली सरफेस के लिए। सिमिलरली हम किसके लिए निकालेंगे, राइट वाली सरफेस के लिए निकालेंगे। तो राइट वाली सरफेस के लिए सबसे पहले ER निकाल लेते हैं, जो राइट वाली सरफेस है उसके लिए। तो वो क्या होगा अल्फा, अब देखिए a की x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, a प्लस a, तो 2a हो जाएगी क्या, 2a की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, 2a की पावर क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं 1/2 और a स्क्वायर, ठीक है, तो कैलकुलेशन में आसान रहेगा इसलिए। तो ER इज इक्वल टू, फाइनली हमारे पास आ चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, ER डायरेक्टली आ चुका है अल्फा 2a टू द पावर 1/2, ठीक है। अब हमें निकालना है फाई ऑफ R, मतलब कि राइट वाली सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए उसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E.ds, यही फॉर्मूला होता है। E.ds जब हम हटाते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, EDS cos थीटा,
ठीक है। ई की वैल्यू क्या गिवन है, अल्फा 2a⁴ ds मतलब सरफेस एरिया इसका, अगेन जो कितना होगा a² होगा, ठीक है, a² रख देंगे हम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू, अब यहाँ पर हम 0 डिग्री रखेंगे। क्यों रखेंगे 0 डिग्री, समझना, जो दूर वाली सरफेस देखिए ये ओरिजिन थी, ठीक है, इधर वाली सरफेस पहली वाली सरफेस है लेफ्ट वाली, और इसके इधर जो है राइट वाली सरफेस है। राइट वाली सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल किस डायरेक्शन में है, ओरिजिन से दूर जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ओरिजिन से दूर जा रही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में होती है तो एंगल हो जाता है 0 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा 2a⁴ और a², ठीक है, ये हमारा क्या आ चुका है, φr आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा φr प्लस φl, मतलब कि दोनों फ्लक्स का एडिशन। r की वैल्यू रखेंगे हम अल्फा 2a⁴ a² माइनस φl की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अल्फा a² और a⁴ ठीक है। अब मैंने a² इसको अलग इसलिए लिखा ताकि हम यहाँ से क्या निकाले, कॉमन निकले। देखिए अल्फा a² दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, तो φ हो जाएगा अल्फा a², इधर बचेगा देखिए √2 और √a माइनस इधर क्या बचेगा, केवल √a, ठीक है, दोनों से अगेन √a कॉमन आ जाएगा, तो ये होगा अल्फा a⁴ √a और √2 - 1, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हम रख सकते हैं 800, हमें गिवन है, a⁴ 5/2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या रखनी है, देखिए 0.1, अज्यूम a = 0.1, 0.1 की पावर 5/2, 5/2 कैसे आया, देखिए a का पावर 2 है, a की पावर 1/2 है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो पावर 5/2 हो जाएगी, और जब √2 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 0.414। इसको हमें सॉल्व करना है, इसको जब हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली आपको डायरेक्ट तो सॉल्व करना आएगा नहीं, तो इसके लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत होगी। तो जो फाइनल फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.05, और फ्लक्स यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा फ्लक्स का आंसर होगा, ठीक है। ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, हमें फ्लक्स फाइंड करना था क्यूब के लिए। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है चार्ज विद इन द क्यूब। अब चार्ज आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं तरीका बता देता हूँ कि फाई = होता है Q/ε0, ठीक है। अब यहाँ से कुछ ना कुछ फ्लक्स अगर पास हो रहा है तो मतलब इस क्यूब के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट होगा, वो वैल्यू निकालने के लिए हमें ε0 में फाई का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो Q हो जाएगा फाई × ε0। फाई की वैल्यू 1.05, ε0 की वैल्यू होती है, इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, 1.05, और ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना और आप चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। बस मल्टीप्लाई कराना है आपको और आपको चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। अप्रोक्सीमेटली देखिए 9 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए, 9 पॉइंट समथिंग 10⁻⁻12 कूलम, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी भी टॉपिक के लिए हमारे पास क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, आप जितने चाहे उतने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसमें लॉजिकल थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जितना हो सके आप अच्छे क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश कीजिए। जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं जैसे कि नीट और जेईई में लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें ज़रूर सॉल्व कीजिए।